बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपका दिन अच्छे से शुरू हो चुका है, शुरू होने वाला है। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और साथ साथ हमारी दुआ भी है कि दिन आपका अच्छे से गुजरे। रात को जो फुटबॉल फॉलोअर्स हैं, इनफैक्ट अब तो हर दिन ऐसा है, हर रात चांद रात की तरह है, हर दिन ईद की तरह है जो भी फुटबॉल को फॉलो करते हैं, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप अभी पूरी बूम पे पहुंच चुका है। नॉकआउट मैचेस का आगाज हो गया हुआ है और ऐसी टीम्स नॉकआउट हो रही हैं जिनके बारे में लोगों ने ख्वाब सजाए थे कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनेंगी टीम्स। रात को जो अपसेट हुआ, पता नहीं मुझे अपसेट कहना चाहिए अब इन मैचेस को या नहीं। आई मीन टीम्स एक दूसरे के साथ टक्कर की टीम्स आ गई हैं। बहरहाल मराकश ने ज़बरदस्त तारीख रकम की और पहली इस्लामी टीम होने का एजाज़ हासिल कर लिया जो फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची है, स्पेन को बीट कर। बिल्कुल, स्पेन को 3-0 से शिकस्त दी, क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। मोरक्को और स्पेन के दरमियान जो मैच था, दोनों टीम्स मुकर्ररा वक्त और इजाफी वक्त में कोई भी गोल ना कर सकी, जिसके बाद जो मैच का फैसला है वो पेनल्टी शूट पे हुआ और उसके बाद मराकश के गोलकीपर मुसलसल 3 पेनल्टीज उन्होंने रोकी और इस तरह मोरक्को की जो टीम है उसने 3-0 से जीतकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बना लिया। फीफा वर्ल्ड कप के आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल की बात की जाए तो आप इसके बारे में जी बिल्कुल, उसमें हम लोगों को पता है पुर्तगाल का मुकाबला था और पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को आउट क्लास किया, 6-1 से हराया। पुर्तगाल की टीम ने पहले हाफ में 2 गोल किए, दूसरे हाफ में मजीद 4 गोल करके क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। स्विट्जरलैंड की टीम इस मैच में एक ही गोल कर सकी और ये वन साइडेड मैच भी कहा जा सकता है। इसी वजह से जब मैच खत्म हुआ तो जो प्लेयर्स थे उन्होंने कोई खास बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनाई पुर्तगाल के। लेकिन इसमें अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि पुर्तगाल इज़ गोइंग टू फेस और मोरक्को इज़ गोइंग टू फेस पुर्तगाल अगले मैच के अंदर, जिसमें जो कि नॉकआउट होगा और उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है मोरक्को को शायद टफ टाइम मिल सकता है, बिकॉज पुर्तगाल की एक ऐसी टीम है जो कि फेवरेट्स के अंदर है इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। वैसे फेवरेट्स के अंदर तो बेल्जियम भी थी, फेवरेट्स के अंदर तो जर्मनी भी थी, फेवरेट्स के अंदर तो स्पेन भी थी, लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ हो रही है। सो देखते हैं क्या होता है। और जो कल मोरक्को के मैच के बाद उन्होंने फ़लस्तीन के झंडे उठाए और सेलिब्रेट किया अपनी जीत को। इस हवाले से भी हमने कुछ विजुअल्स आपके लिए निकाले और ये विजुअल्स आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सेलिब्रेशन की मोरक्कन टीम ने, लेकिन साथ उन्होंने फ़लस्तीन के झंडे सबसे खूबसूरत वैसे सीन वो था जब पूरी की पूरी टीम सजदा रेज हो गई और अल्लाह के हुजूर, उन्होंने रब के हुजूर वो सजदा उन्होंने किया और शुक्र अदा किया अपनी इस जीत का। भाई कमाल की मेहनत थी। एक तो पूरा मैच नेक टू नेक ऐसे चला कि कोई भी टीम एक दूसरे को आगे नहीं निकलने दे रही थी, गोल नहीं करने दे रही थी। और दूसरी बात जो पोजीशन था बॉल का, मोरक्को ने ऐसे अपने पास रखा, लग नहीं रहा था कि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट वो खेल रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि इमेज विद द टाइम चेंज हो जाएगा। कुछ मनाजिर हैं आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी हमें इतलात मिली, बल्कि सोशल मीडिया पे मैंने एक फुटेज भी देखी जिसमें जो किंग हैं वो भी हमें सड़क पे जश्न मनाते नजर आए। और हमें याद है सऊदी अरब एक मैच जीता था, उन्होंने छुट्टी दे दी थी। मोरक्को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा, मुझे लगता है 3 महीने की छुट्टी है। अच्छा, इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी मोरक्को को मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा इख्तिताम किया, इट वाज अ वेरी नाइस फिनिश। लेकिन उस जीत पे उन्होंने खुशी का इजहार तो किया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने उस पर जो जवाब दिया वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, वो आप खुद पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। वैसे ये तो चलते रहता है। आपने खुशामदीद ऐसे कहा, मुझे लगा पुर्तगाल के वज़ीर आज़म, क्योंकि उनका मुकाबला पुर्तगाल से होना है ना। सो ही सेड वेलकम। खैर जी, जबरदस्त खुशामदी मुबारक को खुश कहने, हाँ, खुश होकर मुबारक दे दी, ये कह सकते हैं हम। खैर आगे बढ़ते हैं। हम फुटबॉल का जिक्र कर रहे हैं, नॉर्मली हम क्रिकेट का करते हैं और अच्छा हमें ये लगता है एक्सप्रेसो में कि अब हम क्रिकेट के साथ दीगर गेम्स को भी डिस्कस करना शुरू हो गए हैं। ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं और ये मुल्तान के मनाजिर हैं। वैसे तो पाकिस्तान का सबसे गर्म शहरों में से एक मुल्तान है, लेकिन इस वक्त मौसम कदरे यहाँ पे बेहतर है और क्रिकेटिंग थोड़ा सा फीवर ऑन होने वाला है। इनफैक्ट टेस्ट क्रिकेट यहाँ पे होने वाली है। मुल्तान के अंदर पाकिस्तान की टीम मुल्तान पहुंच गई है। आपने मौसम की बात की है, मौसम इतना अच्छा नहीं था, इसलिए 3 घंटे उनकी फ्लाइट लेट हो गई और दोनों टीम 3 घंटे की ताखीर के बाद वेदर की वजह से ताखीर से पहुंची। 8 दिसंबर को जी दोनों टीम्स का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा और इस सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। 8 को और 9 को ये मैच होगा और ये मैच हम आपको बता देंगे कि पता नहीं अब इंग्लैंड की टीम ने जिस तरह से हम आपको बता देंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि ना इसमें मसला ये है कि पहले मैच में जिस तरह से इनिंग्स में इंग्लैंड ने खेला था, आई होप कि इस इनिंग्स में ना हो। हारिस रऊफ को अलबत्ता इंजरी हो गई है और वो जो है नेशनल जो सेंटर है उसके अंदर अपनी इंजरी का शिकार होने के बाद पीसी के मुताबिक नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में फिटनेस को वो बहाल करेंगे और दोनों टीम्स का जो मुकाबला होगा उसमें हारिस रऊफ नहीं खेलेंगे। बिल्कुल नहीं खेलेंगे। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब एक अच्छी बात ये भी है कि इनको थोड़ा रेस्ट मिलेगा। ये हमारी लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में बहुत ज़बरदस्त हमारा पेस अटैक है, चाहे शाहीन है या हारिस हैं या नसीम है,
नसीम तो खैर फिट ही हैं, लेकिन इस वक्त शाहीन और हारिस दोनों फिट नहीं है। मुझे लगता है कि एक ऑल्टरनेटिव पेस अटैक तैयार करने का अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का, अपने जो नए पेसर्स हैं उनको आजमाने का और उनको देखने का कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सो आई थिंक दिस इज समथिंग रियली गुड और इस पे आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बेहतरी हो सकती है अगर हम डोमेस्टिक सीरीज़ के अंदर अपने नए प्लेयर्स को आजमाएं। और तारीख गवाह रही है कि डोमेस्टिक सीरीज़ के अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स सामने आते हैं ममालिक जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इस पर हम बात करते रहेंगे। फिर लोग बढ़ते हैं कुछ पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स, बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर। सबसे पहले जिक्र करेंगे अरशद शरीफ साहब का, उनके कत्ल की बात करेंगे। 43 डेज एट फास्ट, ताहाल उनके कातलों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। गुज़िश्ता रोज़ बहरहाल एक बड़ी पेशरफ सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तकरीबन 1.5 माह के बाद हुकूमत ने इस कत्ल की FIR पाकिस्तान में दर्ज कर ली। ये FIR इस्लामाबाद के थाना रमना जो G11 सेक्टर में है वहाँ पे सरकार की मुद्दत में दर्ज कराई गई है। हालांकि अरशद शरीफ की वालिदा ने अपनी मुद्दत में FIR दर्ज कराने का ऐलान किया था, ताहम हुकूमत ने वर्सा को ये मौका नहीं दिया और इस पे कुछ लोग एतराज़ भी करते नजर आए ऑन सोशल मीडिया। SHO की मुद्दत में ये FIR दर्ज हुई है और इसमें 3 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया है, जिसमें वकार अहमद हैं, जिसमें खुरम हैं और तारिक अहमद हैं। इनको मुल्ज़िम बनाया गया है। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने अरशद शरीफ साहब के कत्ल का खुद नोटिस लिया था और उसके बाद एक 5 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की थी। जो मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया था कोर्ट ने। साथ साथ उन्होंने तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा न कराने पर शदीद तशवीश का भी इजहार किया और अरशद शरीफ के कत्ल पर कई सवालात भी उठाए गए और हुकूमत को मुकदमा दर्ज कराने का भी हुक्म दिया। आज फिर इस केस की समाअत हो रही है, देखते हैं कि अदालत के क्या ऑर्डर्स आते हैं और क्या अरशद शरीफ के वर्सा की जो दर्ज कराई गई FIR है वो मुतमईन है उनके वर्सा या नहीं। और इस हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी सुप्रीम कोर्ट को इस कत्ल की तहकीकात के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी है। इस पे भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ सियासत की भी बात करेंगे तो सियासी कशीदगी और हलचल उसी तरह से बरकरार है। सूबाई असम्बलियां तोड़ने के मामले पर मुशावरत और राबते भी जारी हैं, साथ बैकडोर राबतों की भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इमरान खान साहब ने जी 26 नवंबर को एक हफ्ते में असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया था, लेकिन आज 12वां दिन है, कोई हतमी तारीख सामने नहीं आई। अलबत्ता PTI आज से लाहौर में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम शुरू कर दी है और ये मुहिम 17 दिसंबर तक जारी रहेगी। और हुकूमत दूसरी जानिब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटती नजर नहीं आ रही। तहरीक अदम एतमाद और सूबाई असम्बलियां बचाने के लिए हर हद तक जाने के ऐलानात में कमी आ गई है। अलबत्ता ये लग रहा है कि PTI और PDM बाज़ाहिर देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपनाए। बिल्कुल, इस सारी सूरत हाल पे हम जाहिद हुसैन साहब से बात करते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनकी राय लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। जाहिद साहब, गुड मॉर्निंग, आई होप आप खैरियत से हैं और आपकी सुबह अच्छी हुई है। सबसे पहले तो इसी पे एक जनरल क्वेश्चन यही बन रहा है, हम अगर अरशद शरीफ साहब की बात सबसे पहले कर लेते हैं। बड़े जय्यद हमारे सहाफ़ी हैं, उनका कत्ल हुआ और उसके बाद फिर ये बड़ी एक मुतनाज़ किस्म की बात चली और शायद ऐसे इतने बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद ये होना भी चाहिए था। आप इसको कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है, ये कैसा अमल है और क्या इससे वाकई मदद मिलेगी इतने बड़े केस को सॉल्व करने में? ये बात बिल्कुल सही है कि 1.5 महीना हो चुका है अरशद शरीफ साहब की मौत के बाद, लेकिन ये था कि हुकूमत ने बिल्कुल एक इसको सियासी रंग देने की कोशिश की और बजाय इसके कि उसको एक कानूनी एक तरीके से उसको डील करते और उसका पता लगाते कि कौन इसके पीछे था, उन्होंने जो टाल मटोल से काम लिया। मेरा ख्याल ये है कि ये हमारी बदकिस्मती है कि इस किस्म के वाक़यात भी सियासत के भेड़ चढ़ जाते हैं। तो यकीनी तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे लिया है, नोटिस लिया, खुद नोटिस लिया है, उसका मतलब यही है कि जो हुकूमत को तवज्जो दिलाने की है कि आप जो है इस केस को संजीदगी से लें। और मेरे ख्याल ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है, वरना ये तो मेरे ख्याल ये कि वो वही होता है कि कोल्ड स्टोरेज में चला आ जाता और फिर पता नहीं चलता कि कभी जो है कि कौन मुल्जिम थे और इसकी वजूहात क्या थी। मेरे ख्याल ये कि अब शायद उम्मीद की जा सकती है कि कुछ इस केस में कुछ पेशरफ्त होगी। अच्छा जाहिद हुसैन साहब, इस केस के हवाले से, इस कत्ल के हवाले से पहले दिन से ही बहुत सारी कंट्रोवर्सी से जुड़ी हैं। पहले उनकी पोस्टमार्टम नहीं दी जा रही थी वर्सा को, फिर वर्सा की मुद्दत में मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। सरकार जो एक पुलिस ऑफिसर है, सरकार ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। आपको लगता है कि FIR जो दर्ज होनी चाहिए थी उसमें वर्सा को ये राइट होना चाहिए था? और फिर जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसके मुताबिक अदालत ने भी, मौजूद अदालत ने भी उस पर एतराज उठाया है, उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। ये जो सारा मामला है इसमें हुकूमत का क्या रोल है? प्राइम मिनिस्टर ने तो कल कहा है कि वो इस सारी सिचुएशन में भरपूर ताउन करेंगे।
देखिए, मतलब ये है कि हुकूमत को पहले दिन से इस पे संजीदगी से कोशिश करनी चाहिए थी कि कौन से ऐसे लोग थे, क्या था उसमें तहकीकात में। मेरे ख्याल, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई संजीदगी नहीं थी। 1.5 महीने का अरसा गुजर चुका है और उसमें कोई पेशरफ नहीं हुई, सवाए इसके कि जो हम ये सुनते हैं कि फलाना इसमें कत्ल में शामिल था। लेकिन इस तरह से नहीं होता है। आपको जो है एक बहुत बड़ा एक अलमिया है और एक बड़ा जर्नलिस्ट है, आपको जो है जिस तरह से उसका कत्ल हुआ है, जिस तरह शहादत हुई है उसकी, तो उसमें जरूरत थी कि जो है उसको आप उसकी तह तक पहुंचते। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट अभी भी संजीदा नहीं है। इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है फैसले के मुताबिक उन्होंने एक केस तो FIR तो दर्ज कर दी है, लेकिन असल मसला ये आता है कि इसको तहकीकात को किस तरह से आगे ले जा सकेंगे। ठीक है। एक पाकिस्तान की टीम भी गई थी वहां पे कीनिया में, उसके बाद भी हमें पता नहीं चल सका है कि उनकी क्या फाइंडिंग थी। और उनका जाहिद साहब रिपोर्ट्स के मुताबिक और जराई ये कहते हैं कि उनके साथ जो केनियन गवर्नमेंट है वो ताउन नहीं करी, जो हमारी 2 रुकनी टीम गई थी। कुछ ऐसी जराए से खबरें आ रही हैं, अभी हतमी रिपोर्ट तो आना बाकी है। लेकिन इस पे एक मेरा इस मौजू पे सवाल ये है कि ये तो हम एक सीनियर जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं जिनके बड़े फॉलोअर्स थे, लोग उनको जानते हैं, उनकी एक से है। एक आम शहरी भी अगर पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर हो तो उसका भी उतना ही राइट है जितना इनका है। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो कि मिलियंस की तादाद में पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, इन केस अगर ये केस अनसॉल्व रहता है या इस केस का तसल्ली बख्श कोई हल नहीं निकलता, तो कितना बड़ा एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आप देखते हैं उन तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो पाकिस्तान से बाहर हैं एंड दे लुक टू देयर स्टेट के अगर उनको कुछ हुआ तो स्टेट उनको सपोर्ट करेगी। देखिए, सिर्फ उसकी ओवरसीज पाकिस्तानी की बात नहीं है, बल्कि हुकूमत का फर्ज होता है, रियासत का ये फर्ज होता है कि अपनी शहरियों की जो है जान माल के जो है वो हिफाजत करे। और मसला ये है कि पाकिस्तान में हमने देखा है ये कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी तो कोई सुनवाई भी नहीं होती है। इस किस्म के कितने वाकयात होते हैं और पता भी नहीं चलता है कि उसका क्या हुआ। और इस मुल्क के अंदर तो हाई प्रोफाइल मर्डर्स भी जो हुए हैं उन पर भी कभी भी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई है। तो ये तो हमारे एक जो बहुत बड़ा एक हुकूमत पे आपके जो है कानून करने वाले इदारों की और सबकी जो है जिम्मेदारी बन के आती है। हमारे यहाँ ये थी कि जो अरशद शरीफ साहब का वाकया हुआ है तो उस पर तो बहुत ज्यादा शोर भी हुआ, सोशल मीडिया में भी और आपके जो फॉर्मल मीडिया में भी ये चीजों को उठाया गया है, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट पे कुछ दबाव तो जरूर पड़ा है। लेकिन एक आम शहरी का जो है वाकया जब होता है तो उस पर तो कोई पूछताछ भी नहीं होती है। सही, कोई पूछताछ तो नहीं होती। अल्लाह करे कि ये अदालत ने जो इस मामले को देखा है इसका कई जो कह लें एक रिजल्ट ओरिएंटेड मामला रहे ये। जाहिद साहब, दूसरी जानिब सियासी सूरत हाल की बात कर ले तो असम्बलियाँ तहलील के मामले पर PTI और जो PDM है दोनों की जानिब से वेट एंड सी वाली एक पॉलिसी देखने में आ रही है। ऐलानात दोनों तरफ से किए गए थे लेकिन अब कोई हतमी ऐलान नहीं किया जा रहा। किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है इमरान खान की जानिब से भी और दूसरी जानिब जो हुकूमत या PDM इत्तेहाद है उसके हवाले से? देखिए, ये मसला जो खान साहब का था, इमरान खान साहब ने जो है 26 नवंबर को अपने जलसे में जो कि एक कल्मिनेशन था उनके लॉन्ग मार्च का, उन्होंने इसका जिक्र किया था कि अब उनका नेक्स्ट कदम होगा कि एक सूबाई असेंबली जो जिनकी पार्टी की हुकूमत है जहाँ पे उसको तहलील कर देंगे। लेकिन उसमें भी साफ नजर आ रहा था कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो है एक लिहाज से अगर पंजाब की हुकूमत को देखें तो वो एक कोalition गवर्नमेंट है, उसका वजीर आला जो है वो PMLQ से ताल्लुक उनका है। और उसमें एक बहुत बड़ा सवाल उसी वक्त पैदा हुआ था, क्या वो उनके मफाद में होगा कि इस वक्त असेंबलियों को तहलील कर दिया जाए और इलेक्शन में चले जाया जाए। मेरा ख्याल ये कि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई जल्दी फैसला होने जा रहा है। PTI की तरफ से बहुत बड़ी रुकावट रहेगी, ये चीजें खिंचती चली जाएंगी। लेकिन मसला ये है कि इसके नतीजे में जो एक लिहाज से एक अनसर्टेनिटी जो मौजूद है सियासत में वो और बढ़ेगी। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि कोई इसका इस पूरे बहरान का कोई सियासी तस्वीर जो है वो तलाश किया जाए और वो हमेशा जो बातचीत के जरिए होती है। देखिए, इलेक्शन तो होने हैं और इससे नहीं, इलेक्शन वैसे भी अगर फर्ज कीजिए कोई जल्दी इलेक्शन नहीं होते हैं तो भी जो है आपकी इस असेंबली की मुद्दत जो है वो अगस्त में खत्म हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल तक नेक्स्ट ईयर की आपकी जो है इंतखाबात होने हैं। तो मेरा ख्याल है कि असल मसला जो पाकिस्तान की सियासत में होता है वो सिर्फ इलेक्शन होना नहीं होता है, बल्कि ये कि हमारी जो एक मसला हमारे साथ रहा है कि कोई भी इलेक्शन जो है गैर मुतनाज़ा नहीं हुए हैं पाकिस्तान।
और हर इलेक्शन में जो जीतता है वो उसको वाह वाह करता है कि बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ, और जो हारता है वो जो उसके फिर धांधली के इल्जाम भी लगती है। तो जब तक ये चीजें रहेंगी आपकी सियासत में इस्तेहकाम नहीं आता। लेकिन जब तक जाहिद साहब तहरीक इंसाफ असेंबलियों में नहीं आती, पार्लिमानी कमेटीज का हिस्सा नहीं बनती, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो नहीं हो पाएंगी। कल परसों भी इनफैक्ट एहसन इकबाल साहब की एक स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा कि आपने जहां पे इतने यू टर्न्स दिए हैं वहां पे एक पॉजिटिव यू टर्न लीजिए, असेंबलियों में आ जाइए, इलेक्टोरल कमेटीज के अंदर बैठिए, पार्लिमानी कमेटीज के अंदर बैठिए और बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जिक्र कीजिए। अब इमरान खान जहां पे मुसलसल ये कह रहे हैं और हर पार्टी कह रही है जैसा कि आपने कहा कि जी इलेक्शंस यहां पे फ्री एंड फेयर नहीं होते, जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होंगी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, और जब तक तहरीक इंसाफ इस अमल का हिस्सा नहीं बनेगी पार्लिमानी सियासत का तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उस तरीके से साफ शफाफ हो नहीं सकती अगर बाकी जमातें मिलकर कर लेंगी। तो फिर इसका ना कोई हल है और ना कोई उम्मीद है, लेकिन दूसरी जानिब एहतजाज भी है तहरीक इंसाफ की तरफ से। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात यह है कि जो है अगर आपको एक पार्लियामेंट को मजबूत करने ही से आप आगे बढ़ सकते हैं, और पार्लियामेंट से आप बाहर होके आप सियासत जो है वो सिर्फ दबाव के तहत जो है कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। नहीं इनकलाब ला सकते हैं और ना ही इस तरह की तब्दीलियां हमने देखी हैं पाकिस्तान की सियासत में। असल चीज यही आती है कि जो है इन चीजों का हल जो है वाहिद यही है कि आप पार्लियामेंट में, जैसे आपने सही कहा है, कि बैठ के जो है इस चीजों को हल तलाश किया जाए। और अगर आप पार्लियामेंट से बाहर होते हैं तो आप मुझे बताइए, और ना फिर आप दूसरी पार्टियों से बात करने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्या हल क्या होगा? यानी और अल्टीमेटली इससे जो हमारी इकोनॉमी है, जाहिद साहब आपको मालूम है, सफर करिए, कल एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई इकोनॉमी को लेकर, मैं इस पे भी आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। कुछ अहम मुलाकातें हुई जिसमें चीन के सफीर थे, अमेरिकन एम्बेसडर थे, बरतानवी हाई कमिश्नर थे, जिनसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की मुलाकातें हुई हैं, और खबरें कुछ इस तरह से आ रही हैं कि उन्होंने एक तो पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई है, सैलाब से कोई उन्होंने कहा कि $16 बिलियन हमें चाहिए, कर्जों के अंदर हमें रिलीफ चाहिए ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी खड़ी हो। तो इस हवाले से उन ममालिक ने यकीन भी दिलाया कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। बड़ी क्रंच सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी को लेकर, और दूसरी जानब इसाक डार कह चुके हैं कि हम IMF की हर शर्त नहीं मान सकते आंखें बंद करके। तो क्या पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के साथ, अपने पार्टनर कंट्रीज के साथ इसका कोई हल निकाल पाएगा कि हम इस इकोनॉमिक क्रंच से निकल पाएं? देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जो हमारे मुस्तकिल हमारा एक माशी मसला रहा है, हम उसको अपने मुल्क के अंदर उसका हल तलाश करने के बजाय जो है वो हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ी चीज आती है। देखिए, आपकी जो माशी सूरत हाल जो इस तरह से बन के आई है, जो कि मुस्तकिल हम क्राइसिस में रहे, आज ये पहली दफा नहीं हुआ है। पाकिस्तान हमेशा जो है वो इसी किस्म के बहराना से होता रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने कभी भी अपने डोमेस्टिक उसमें जो है रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की, आपने कोई माशी इस्लाहात नहीं की। नतीजा ये होता है कि हर थोड़ी देर बाद जो है आपको IMF में जाना पड़ता है। इस मुल्क में जो वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसका रिकॉर्ड है कि 26 दफा ये IMF में गया है। उसकी वजह क्या है, हम क्यों जाते हैं IMF में? उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने जो जराए हैं वो हमारे जो रिफॉर्म होने चाहिए तो वो हमने कभी भी नहीं किए। हम सिर्फ ये कि एक पैचवर्क जॉब करते रहे, ये क्या IMF का चले गए, वक्ती हल तलाश कर दिया, डिफॉल्ट बच गए। हमने आपके मुताबिक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की है, हमने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव किया और हमने सोचा कि हमारी इकोनॉमी इससे बेहतर होगी। अनफॉर्चुनेटली वो बेहतर नहीं हुई। जाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया कि ज्वाइन किया। पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर अरशद शरीफ के केस के हवाले से हम बात कर रहे थे और साथ साथ इकोनॉमी को भी हम डिस्कस कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात एक और एक्सप्रेसो हीरो से कराते हैं, लेकिन इससे पहले कि उनका तारुफ कराएं, हम थोड़ा सा इस चीज़ पे बात करना भी ज़रूरी है कि रोज़मर्रा की जो रूटीन है इसमें हम लातादाद ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी तरफ से अच्छा और म्यारी समझ के इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि चीज़ हमारी सेहत के लिए मुज़िर ना हो और इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एलिमेंट ना हो जो हमारी सेहत को मुतासिर करे। लेकिन हम जो कुछ भी यूजुअली हमारा इनटेक होता है, ख़ास तौर पे पानी की सूरत में, दीगर चीज़ों की सूरत में, इसमें कुछ ऐसे ज़रात अमूमी तौर पे मौजूद होते हैं जिससे आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। स्मॉल पार्टिकल्स हो सकते हैं। पुराने वक्तों में आपको याद है मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, फिर उनकी जगह आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक की बॉटल्स और दीगर चीज़ों ने ले ली, और इन ज़रात जिनकी हम बात कर रहे हैं इनको माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है, और वो इतने बारीक होते हैं कि इंसानी आँख से नज़र नहीं आते, और हम पानी की सूरत में इनको पी रहे होते हैं। और अब
ये बहुत बड़ी वजह है कैंसर डिजीज के होने की और दुनिया भर में बढ़ने की, जो हमारे वाटर टेक में हम ले रहे हैं। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, इसका हल तलाश कर लिया। हमने नहीं किया, बल्कि एक पाकिस्तानी तालिब इल्म है मोहम्मद हारिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया में RMIT यूनिवर्सिटी से केमिकल एंड एनवायरनमेंट स्टडी में PhD कर रहे हैं। इन्होंने एक पाउडर टेक्नोलॉजी है जो कि ऑर्गेनिक चीज़ों से तैयार की गई है। इसी हवाले से मोहम्मद हारिस हमें ज्वाइन करें ऑल द वे फ्रॉम मेलबर्न। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद हारिस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप दोनों का आपने मुझे अपने शो पे मदद किया, और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा हाय साहब, जरा इस हवाले से बताइएगा, हम तो आम रूटीन में जो प्लास्टिक की बॉटल्स में से पानी पी रहे होते हैं या दीगर चीज़ें इस्तेमाल करें, हमें आइडिया नहीं होता कि इसमें कितने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और हमारा तो इंटेक नॉर्मल होता है, और जिस तरह से कैंसर कॉजिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली ये जो आपने एक चीज़ और जो ऑर्गेनिक चीज़ों से तैयार की है, क्या चीज़ है और किस तरह से इन पार्टिकल्स को फिल्टर किया जा सकता है, थोड़ा एक्सप्लेन करें हमारे देखने वालों के लिए। जी देखिए, सबसे पहले तो प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है माइक्रोप्लास्टिक का, जैसे कि आपने बताया कि ये एक सीवियर इश्यूज है जो कि मुहलिक बीमारियों का सबब बनता है, जिसमें कैंसर वगैरह कैंसर जैसी मौजी बीमारियां शामिल हैं। इसी तरह आप मतलब रिसेंटली ये दूध पिलाने वाली माओं के अंदर भी दरियाफ्त किया गया, तो मतलब इसकी प्रेजेंस काफी खतरनाक है इंसानों के अंदर। तो इसी तरह ये हमारे एक्वाटिक सिस्टम को भी जो है काफी हद तक पोल्यूट करता है, जिसमें मछलियां हैं, और वही पानी बेसिकली हम इस्तेमाल भी करते हैं, जिसमें प्लास्टिक के वो ज़रात जो हम जाने अनजाने में ले रहे होते हैं। तो बेसिकली जो कन्वेंशनल पानी के प्योरिफिकेशन के सिस्टम्स हैं वो उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाते, और वो उनको रिमूव भी नहीं कर पाते। तो करंटली जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं वो एक जो लेड पेंसिल के ऊपर आप की बैक साइड पे एक छोटा सा रेजर देखते हैं, उसके साइज जितना पार्टिकल रिमूव कर सकते हैं। उससे जो छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि ह्यूमन हेयर से भी बारीक हैं, वो वाले या उससे भी बारीक ज़रात रिमूव करना खासा चैलेंजिंग काम था अभी तक। तो हमने एक ऐसे पाउडर तैयार किया है जो कि ऑर्गेनिक है, जैतून के बीज की मदद से तैयार किया गया है, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ये नॉन टॉक्सिक हो, और इसको हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि ये ज्यादा से ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक को अपने अंदर जज्ब करने की मुकम्मल तौर पे सलाहियत रखता है। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। आप ये भी हमें बताइएगा कि अब इस टेक्नोलॉजी को लेते हुए आगे लेके चलते हुए मजीद कितना हेल्पफुल है ये, अगर हम इसको आम जिंदगी में शामिल करना चाहें, और क्या इसका इस्तेमाल आम आदमी के लिए भी आसान है? वक्त के साथ साथ हम इसमें मजीद क्या बेहतरी ला सकते हैं? देखें, इसके प्राइम बेनिफिशियरी तो ह्यूमंस ही हैं, और बच्चे आप कह लें और खवातीन कह लें, हर इंसान इसका जो है वो प्राइम बेनिफिशियरी है। लेकिन फिलहाल ये हमने लैब स्केल के ऊपर इसके जो है मुकम्मल तौर पे इसको रिमूव किया है, और नेक्स्ट जो स्टेज हम देख रहे हैं उसको डेफिनेटली अप स्केल करने की, कमर्शलाइजेशन को लेके जाने की, जो एक आम आदमी तक एक्सेसिबल हो या वाटर बॉडीज तक एक्सेसिबल हो, ताकि वो लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकें। तो अगर हम इसी तरह से चलते रहें और हमें मुनासिब कोलैबोरेटर्स मिल जाएं, तो हम लोग विद इन 2 to 3 years इंशाल्लाह इसको ले आएंगे। अच्छा, ये जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है ऑब्वियसली हाँ पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, और इसके हवाले से काफ़ी कैंपेन्स भी चलती हैं रिसाइकिल को लेकर और दीगर चीज़ों को लेकर। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो हम इस्तेमाल करते हैं, लोगों को इतनी अवेयरनेस है कि चाहे वो प्लास्टिक बॉटल्स हो या कोई भी ज़रात हो जो हमारी आम जिंदगी में हमारी रूटीन का हिस्सा हैं, वो इतने टॉक्सिक हो सकते हैं हमारी सेहत के लिए या इतने कैंसरस हो सकते हैं? देखिए, वेस्ट में तो थोड़ी बहुत लोगों को इस बारे में अवेयरनेस है, और लोग थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्कों में इस चीज़ का बिल्कुल भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये किस किस्म का मौजी बीमारियों का मौजब बन सकता है। तो इशू ये है कि हमारे यहाँ ये तो जो जितने भी स्टैट्स हम आपसे शेयर करते हैं, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज के हैं जहाँ कुछ ना कुछ प्लास्टिक को रिमूव किया जाता है या रिसाइकिल किया जाता है। तो हमारे यहाँ आप देखिए, सबसे बड़ी वजह जो लिटरिंग है और जो उसका रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल ना होना है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा इस सूरत हाल को लेकर हारिस के, अब इसका सोल्यूशन आपने कहा कि हमें अगर कुछ वैल्यूएबल कोलैबोरेटर्स मिल जाएं
जो कोलैबोरेशन करें, तो वो कोलैबोरेटर से मुराद आपकी क्या है? क्या आप प्राइवेट कंपनीज की तरफ देख रहे हैं जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करती हैं ऐसी चीज़ें, उनके साथ मिलकर कोई ऐसा प्लान तरतीब दिया जाए? आर यू लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक स्पॉन्सर्स, या फिर आप कोई स्टेट एड देख रहे हैं कि स्टेट आपको हेल्प करे इस प्रोजेक्ट के अंदर ताकि इसको मैसेज तक पहुंचाया जाए? आपका क्या मुराद है आपकी इससे? देखिए, अभी तक तो हमने जितना भी काम किया वो RMIT यूनिवर्सिटी को उसका डेफिनेटली क्रेडिट जाता है कि उसके रिसोर्सेज में रह के हमने वो सारा काम किया। मगर इसको जाहिर अपस्केल करने के लिए फंड्स की जरूरत है, और उसके लिए वो कोई भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है जो वाटर यूटिलिटी से रिलेटेड है, वो गवर्नमेंट बॉडीज हो सकती हैं जो वाटर ट्रीटमेंट को देखती हैं, वो कोई और प्राइवेट कोलैबोरेटर हो सकता है जो इसमें इंटरेस्टेड हो। ठीक है। अच्छा हारिस, जब भी आप इतनी बड़ी किसी दरियाफ्त की तरफ जाते हैं, पता नहीं मुझे दरियाफ्त शायद कहना ही चाहिए, या किसी अचीवमेंट की तरफ जाते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन भी होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको लेकर जाता है कि मुझे इस पे काम करना चाहिए, कोई वाकया, कोई चीज़। तो पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक है, और क्या ऐसा कोई वाकया था, कोई बात थी जो आपको इस तरफ लेके गई? देखें, 2-3 इसमें चीजें। एक तो मैं जिला गुजरात से ताल्लुक रखता हूँ पाकिस्तान में, और इसमें मोटिवेशन यही थी कि ये एक बड़ा चैलेंजिंग इशू था, और इसकी जो पोटेंशियल हैजर्ड्स थे ये भी नॉन थे। लेकिन इससे कुछ कबल पहले बेसिकली मेरी वालदा को जो था वो ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। ये चीजें साइमल्टेनियसली चल रही थी, तो मुझे कुछ था कि कुछ इस तरह से किया जाए। मैं उनकी तकलीफ को देखता था, तो मुझे ये था कि कोई ऐसी चीज मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट सोसाइटी को कर सकूंगी जिससे आम लोगों का भी फायदा हो सके। तो मीनवाइल हमें कुछ इस तरह से ये माइक्रोप्लास्टिक का एक इशू नजर आया, और हमने उसको एड्रेस करने की कोशिश की। सदका जारी है जो आपने किया है, ये अगर हल हो जाए तो इसका सवाब आपके साथ आपकी वालिदा को भी ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ने गरीक रहमत करे। हारिस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड अल्लाह करे जिस मिशन पे हैं ये ओबियसली इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, एंड वी बिलीव कि फर्दर जब इसमें डेवलपमेंट्स होंगी तो मजीद ह्यूमैनिटी के लिए, आम लोगों के लिए इसमें मजीद बेहतरी आएगी, और खासतौर पर जो पसमानदा ममालिक हैं पाकिस्तान जैसे, जहाँ पे अवेयरनेस कम है, उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है ये। बेशक हारिस साहब से हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे, बात करवा रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब का, जिसमें आज हम पाकिस्तान ट्रैकिंग गाइड बुक के हवाले से आपको बताएंगे। देखते हैं क्या आज सेगमेंट। मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। अगर आपको एक ऐसी किताब दी जाए जिसमें 233 ट्रैक्स हों, 44 नक्शे हों, 125 पासेस या दरों की सारी जो मालूमात है वो हों, 52 बेस कैंप्स की मालूमात हो, और 55 झीलों का तारुफ हो, या वहाँ पे कैसे जाया जा सकता है इसकी पूरी गाइड हो, तो कैसा लगेगा आपको? पाकिस्तान की तारीख में, सियाहत की तारीख में और ट्रैकिंग की तारीख में अगर हम देखें तो एजुबल शाह का नाम बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बुक्स शाये हुई अंग्रेज़ी ज़ुबान में। कराकोरम के हवाले से एक गाइड थी, कराकोरम हाईवे के हवाले से, बहुत सारी इस तरह की पाकिस्तानी शुमाली इलाकाजात के हवाले से गोरों ने काम किया, फॉरनर्स ने काम किया, लेकिन उर्दू में बहुत कम काम किया गया। गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तानी राइटर्स ने बहुत कमाल काम किया है, और पाकिस्तानी राइटर्स में अब्दुहू जो है वो बहुत ही मुमताज़ नाम है। रिसर्च के हवाले से, तहकीक के हवाले से हम उनकी मुख्तलिफ किताबों के हवाले से आपको बताते हैं, लेकिन उनकी एक नई किताब आई है जो कि बहुत ही कमाल है, और इसका नाम है पाकिस्तान ट्रैकिंग गाइड। पहली दफ़ा उर्दू में इतनी कंप्रिहेंसिव, इतनी कमाल किताब है। 233 ट्रैक्स। आपको मालूम है कि सिर्फ एक ट्रैक की मालूमात कितनी मुश्किल से मिलती हैं, और स्पेशली ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो कुछ होते हैं, आपको कुछ मालूमात जो हैं वो कुछ और मिलती हैं, और जब आप ट्रैक पे जाते हैं तो आपको आइडिया होता है कि यहाँ पे तो कुछ और है। अब्दुहू का सबसे खूबसूरती यह है कि तमाम ट्रैक्स इन्होंने कर रखे हैं, तमाम पासेज इन्होंने कर रखे हैं। इंतसाब इन्होंने दिया है पाकिस्तान में ट्रैकिंग को फ़रोग़ देने वाले मुस्तनसर हुसैन तारड़, डॉक्टर एहसन अख्तर, फरा महमूद, एजुबल शाह और जान मोक के नाम, जिनके बगैर पाकिस्तान की ट्रैकिंग नामुकम्मल है। कमाल ही किताब है, और इसमें इन्होंने शुरू में यानी गिलगित बाल्टिस्तान के हवाले से एक तारुफी वो पूरा चैप्टर है, और उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि पाकिस्तान में पहाड़ कितने हैं, किस तरह हैं, 6000 कितने हैं, 7000 कितने हैं, 8000 कितने हैं। दूसरा जो है कि वो ट्रैकिंग जो है, और स्पेशली हाई एल्टीट्यूड की ट्रैकिंग, टेक्निकल ट्रैकिंग जो है, ये बाकायदा अपनी खुद एक साइंस है, और ये इतना आसान काम नहीं है। ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत ज़्यादा तजुर्बा चाहिए होता है, या फिर अब्दुहू जैसे राइटर जो हैं वो आपको बताते हैं कि ट्रैकिंग जो है उसके लिए उसके सीज़न क्या है, उनके बुनियादी असूल क्या हैं, ट्रैक जो है वो कैसे करना है,
इसके ट्रैक के मुख्तलिफ दर्जे क्या होते हैं और इसकी मुख्तलिफ इकसाम क्या है, ट्रैक की तैयारी कैसे करनी होती है, नक्शे कैसे पढ़ते हैं। ट्रैकिंग के दौरान और स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में क्योंकि बहुत टफ ट्रैकिंग होती है, तो इसमें जब आप 2 या 3 दिन की मसाफत पे होते हैं तो यकीन कीजिए कि जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको इस तरह की हेल्थ फैसिलिटी तो नहीं मिलती, वहाँ पे आपको दवाएं तो फ़ौरन नहीं मिलेंगी। तो ये वो तमाम चीज़ें जो आपको बहुत पहले कंसिडर करनी पड़ती हैं। सो कोनवर्दी और गो पैमाई से मुतल्लिक जो बीमारी हैं वो क्या हो सकती हैं और इसके हवाले से आपको पहले से क्या करना चाहिए, इंसानी जिस्म पर जो और स्पेशली बुलंदी जो है वो कैसे असरअंदाज होती है हेल्थ के ऊपर, और आपने को पैमाई का सामान और ट्रैकिंग का सामान जो है वो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, ये तमाम वो चीज़ है। यानी खैमा कहाँ लगाना है ये एक पूरी साइंस है ट्रैकिंग में, इतना आसान काम नहीं है। कैंपिंग साइट क्या होनी चाहिए उसके कुछ खदो खाल हैं, उन पे जब वो पूरी उतरती है तो उसको वो कैंपिंग साइट कहा जाता है। जो डिवीजन है वो खपलू और होशे के जो ट्रैक्स हैं उनकी अलहदा है, और पूरी खपलू और होशे वाली में जितने भी ट्रैक्स हैं उसको बताया गया है। देवसाई पे अगर आप जाते हैं तो देवसाई पे जितने भी ट्रैक्स हैं उनको बताया गया है कि बुर्जिला ट्रैक जो अगर आपने करना है तो बुर्जिला ट्रैक कितने दिनों में कितने टाइम में हो सकता है, कैसे आप जा सकते हैं। इसी तरह स्नो लेक की जो ट्रैक है, ऑफकोर्स स्नो लेक में बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो इधर उधर निकलते हैं, उनकी पूरी तफसील है। अगर आप हिरामोश जाते हैं तो आपको मालूम है कि हिरामोश जो है वो एक पूरे सिलसिले का नाम है। आप किसी भी जगह पे ट्रैक पे जाते हैं तो आप किसी न किसी सिलसिले के अंदर जाते हैं, और इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो ट्रैक कर रहे हैं सिर्फ वही ट्रैक है, बहुत बीसियों ट्रैक्स और भी निकलते हैं। तो जब आप हिरामोश ट्रैक करते हैं तो हिरामोश के अंदर बहुत सारे और कौन से ट्रैक्स हैं। मसलन हिरामोश जब आप जाते हैं तो आप वहाँ पे जो मेडोज हैं या चरागाहें हैं वो तो नहीं है सिर्फ ट्रैक का हिस्सा, बल्कि हिरामोश पास जो है अगर आपको करना हो तो फिर आपने क्या करना है, कुतवाल झील तक अगर आपने जाना है तो क्या करना है। तो इस तरीके से अगर आपने राकापोशी दरान बेस कैंप ट्रैक करना है तो वो इसका किस तरीके से इसका हिस्सा है। इसी तरह जो नगर वैली है, अगर आप नगर वैली में जाते हैं या हुंजा वैली में जाते हैं तो वहाँ पे जो फेमस ट्रैक्स हैं वो कौन से हैं, किस तरह किए जा सकते हैं, तो वो पूरा अब इस किताब में ये तो बहुत सारे आपको जिस तरह मालूम है कि 233 ट्रैक्स जो हैं वो सारे इसकी बहुत सी तफसील बता दी गई है। यारकूम वैली से लेकर नलतर फंडर के ट्रैक्स हैं, फिर सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान इसमें शामिल नहीं है बल्कि चित्राल शामिल है, और चित्राल के जितने भी ट्रैक्स हैं उस पर बहुत सी तफसील से बात हुई है, और शंदूर से सवात के जो ट्रैक्स हैं और दरेल की जो झीलें हैं उन पे बहुत ही तफसील से बात है। और इस किताब को जिस तरीके से मेहनत से बनाया गया वो बड़ा कमाल है, क्योंकि इसमें जो नक्शे थे वो इस तरह आ नहीं सकते थे, तो बहुत पूरी किताब में बहुत सारे नक्शे हैं जो कि इस तरह इसके अंदर हैं, और उनको फोल्ड करके बहुत ही खूबसूरती से इनको पब्लिश किया गया है। तो इस हवाले से बहुत ही मेहनत तलब काम है। पाकिस्तान में शायद ही इतना जामे काम, शायद ही क्या यकीनन पाकिस्तान में इतना जामे काम ट्रैकिंग पे जिसको आप बिल्कुल टेक्निकली स्पीकिंग नहीं हुआ। तो आपको जगह जगह पे बहुत ही कमाल किस्म के नक्शे मिलते हैं, और ये तमाम जितने भी नक्शे हैं ये बड़ी मेहनत से और इन पे बड़ी तहकीक हुई है। अब ऑफ कोर्स बहुत सारी पिछले 150 साल से जो रिसर्च है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उस वक्त फार्नर्स का है, और वो इसमें शामिल है, और ये तमाम जो नक्शा जात हैं ये बहुत ही कमाल हैं। तो ये जो किताब है ये बहुत बड़ा असासा है पाकिस्तान की जो ट्रैकिंग के हवाले से। अगर हम देखा जाए पाकिस्तान ट्रैकिंग गाइड के हवाले से, ये अगर आपके पास किताब मौजूद है तो अगले 60-70 साल आप मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ इंसान हैं, क्योंकि आपको सर खुजाने की फुर्सत नहीं होगी। जिस तरह इसमें ट्रैक्स हैं और जिस तरह नक्शे हैं और जिस तरीके से इसमें पासेस की बहुत ही तफसील से इसको बयान किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आज़म शाह का जो काम था, या कराकोरम हाईवे पे जो बुक है, वो तमाम किताबें जो हैं 90s 80s या उससे पहले लिखी गई हैं, जिसकी वजह से वो जो ज़मीनी हक़ायक़ और उन किताबों के दरमियान में फासला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दूसरा ये है कि बहुत सारे नए रास्ते बन चुके हैं, नए ट्रैक्स आ चुके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको अपडेट करना बहुत ज़रूरी था। तो पाकिस्तान ट्रैकिंग गाइड की ये जो किताब है, अब्दू को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। सबसे बड़ी बात कि ये मुसन्निफ जो है इन्होंने ये तमाम ट्रैक्स, ऑलमोस्ट ये तमाम ट्रैक्स इन्होंने कर रखे हैं, तमाम बेस कैंप्स कर रखे हैं। पूरी ज़िंदगी अब्दू ने यही काम किया है, लेकिन अब्दू का सबसे बड़ा एहसान ये है कि इसने हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये इतनी खूबसूरत गाइड लिखी है, पाकिस्तान ट्रैकिंग गाइड। अब्दू को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और आप ज़रूर देखिएगा पाकिस्तान ट्रैकिंग गाइड ज़रूर। ये एक ऐसी रेफरेंस बुक है, ये एक ऐसी किताब है जो तमाम ट्रैकर्स के घर में डेफिनेटली होनी चाहिए। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब।
वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं, टॉप ऑफ द आवर। इनफैक्ट सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शहरी हवाबाजी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी कहा जाता है। इस दिन को बनाने का मकसद जो सिविल एविएशन है, इसकी अहमियत से मुतालिक शऊर को उजागर करना है। बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई ट्रांसपोर्ट के लिए जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके किरदार को उजागर करना है। अक़वाम मुत्तहिदा में हम अगर इस दिन के हवाले से बात करें तो 1996 को एक करारदाद के ज़रिए इस दिन को मनाने का ऐलान किया था, और इससे कबल ये दिन तकरीबन अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत मनाया जाता था, जो कि हवाबाजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बैनुल-अक़वामी मेयार बरकरार रखने का ज़िम्मेदार भी है। सो इसमें सिविक सेंस में मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं एविएशन को लेकर, जिनके हवाले से ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और इसी के लिए शऊर उजागर करने के लिए आज का दिन भी मनाया जाता है। और इसमें ख़ास तौर पर एक चीज़ है कि जो एयरपोर्ट्स के आसपास लोग कचरा वगैरह फेंकते हैं और उस पर फिर परिंदे आते हैं, और वो परिंदे अगर किसी जहाज से टकरा जाए तो उसके हादसे का खतरा मौजूद होता है। तो सफाई बिल्डिंग्स के हवाले से भी है, रेगुलेशंस को फॉलो करना, लेकिन सिविक सेंस के अंदर सफाई का ख्याल रखना ये बड़ा है। तो इसी की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए ये दिन भी मनाया जाता है। सो अच्छे शहरी बनिए, इसका ख्याल रखिए। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं और अब दिखाते हैं आपको हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें आज बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। जिनको गाड़ियों का शौक है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, गाड़ी के ओरिजिनल पेंट को महफूज बनाने का एक तरीका है। ये PPF मेथड है क्या, इस हवाले से बता रही हूँ फैरा फैज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। अगर आपकी गाड़ी पर स्क्रैच पड़ भी गया है तो अब घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने जा रही हूं कि किस तरह से आप अपनी लाखों और करोड़ों रुपए की कीमती गाड़ियों को लंबे अरसे तक के लिए नया रख सकते हैं। और अगर आपकी गाड़ी पर स्क्रैच पड़ भी गया है तो किस तरह से आप उसे रीपेंट किए बगैर सही कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस की कीमत क्या है ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। बताएं, ये जो हमारे पीछे प्रोसेस चल रहा था अभी, PPF, ये बेसिकली क्या है? PPF स्टैंड्स फॉर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। अब इस शीट का ये मकसद है कि गाड़ी बॉडी पर एक लैमिनेशन लग जाए, जिसको आप कहेंगे जैसे मोबाइल की स्क्रीन पर हम प्रोटेक्टर लगाते हैं, उस तरीके से ये चीज़ लगती है, और गाड़ी को स्क्रैचेस से, रॉक चिप से, कोई चाबी मारे, उन चीज़ों से बचाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये इस प्रोसेस के अंदर जो शीट यूज़ की जाती है, जिस तरह आप कह रहे हैं लेमिनेट किया जाता है इसको, तो इसकी क्वालिटी भी होती है? इसके अंदर 3 डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है। PVC, TPH एंड TPU। और सबसे बेस्ट कौन सी है? TPU। और इनके कोई साइजेस में भी फ़र्क होता है? 3 mm, 7 mm, 5 mm? हाँ, 5 मिल्स का भी होता है, 5.5 है, गोज अप टिल 10 मिल तक भी जाता है। अभी इस गाड़ी पे हम 10 मिल का ही यूज़ कर रहे हैं। जब ये आपके पास आई है तो सबसे पहले आपने इस पे कौन सा ट्रीटमेंट किया? सबसे पहले इसको वॉश किया है, इसकी हमने ऑब्जर्वेशन की है, पेंट थिकनेस हमने इसकी मेजर की है, फिर उसके बाद हमने कलर करेक्शन की है। और अगर किसी गाड़ी पे स्क्रैच लगे हुए हैं ऑलरेडी और वो PPF के लिए आई है, तो उस कस्टमर को आप क्या रिकमेंड करते हैं? अगर स्क्रैच डीप है तो हम उन्हें कहते हैं कि फिक्स करवाएं। अगर फिक्सेबल है तो हम खुद कर देते हैं, देन उसके ऊपर हम PPF लगा देते हैं। इसकी लाइफ कितनी होती है PPF की? कुछ प्रोडक्ट्स की लाइफ स्पैन 3 साल है, कईयों की 10 साल है। अच्छा, मैंने भी देखा कि जब ये शीट अप्लाई कर रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म या PPF वेट पेस्टिंग होती है, तो इसका एक लिक्विड बनाया जाता है, IPA, शैम्पू, वाटर मिनरल, क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर एक्चुअली, वो लगाया जाता है, डाला जाता है, उसके थ्रू पेस्टिंग होती है या जेल्स के थ्रू हुई जाती है। अगर आप 3M का PPF लगाते हैं तो हम जेल्स यूज़ करते हैं। मैंने सुना है कि ये सेल्फ हील भी करता है अपने आप को। अब जैसे देखते हैं सेल्फ हीलिंग होती है, जैसे सूखा कपड़ा लगा दें किसी डार्क कलर की गाड़ी पे, खासतौर पे काली गाड़ी पे, तो कुछ स्वर्ल्स कोई राउंड से बन के आ जाते हैं, तो उस लेवल के स्क्रैचेस को ये PPF ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। धूप में खड़ी हो तो गाड़ी ऑटोमेटिक हील होने लग जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि PPF अप्लाई हो गया, उसका एक लाइफ स्पैन भी है, लेकिन अगर कोई कस्टमर उसको रिमूव करता है तो क्या गाड़ी की जो ओरिजिनल ग्लॉस है, चमक है, या उसका जो पेंट है वो डैमेज होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जो कलर करेक्शन का जो प्रोसीजर हम करते हैं वो इसलिए किया जाता है कि कल को खुदा ना खास्ता वॉट एवर रीज़न, कोई भी वजह हो, जब आप PPF रिमूव करें आपकी गाड़ी एज इट इज़ चमकती भी नीचे आए। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि अगर मैं अपनी गाड़ी लेकर आई हूँ और मैंने उस पर PPF अप्लाई करा लिया, अब मैं उस गाड़ी को यूज़ कब कर सकती हूँ? उसी दिन कर सकती हूँ या मुझे कुछ वेट करना पड़ेगा? आइडियली तो 3 से 4 दिन वेट करना चाहिए, बट आई कैन अंडरस्टैंड अब इतना पॉसिबल नहीं होता लोगों के बाद। हम देते भी गाड़ी तकरीबन 24 से 36 घंटे बाद है। PPF के लाइफ स्पैन को एक्सटेंड क्या हम कर सकते हैं? बेसिक एहतियात करें, 6 महीने बाद इसकी PPF स्पेसिफिक पॉलिशेस कराएं। ज़बरदस्ती। और नाज़रीन, अभी जितनी भी हम लोगों ने बातें की, आपको लग रहा होगा कि ऐसा पॉसिबल किस तरह से है,
तो ये अभी हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से पीपीएफ जो है वो रेजिस्ट करता है मुख्तलिफ तरह के स्क्रैचेस से और बाकी चीज़ों से। ये जो रेड पोर्शे पे हम पीपीएफ लगा रहे हैं उसका एक पैच हमने लगाया है जस्ट टू रन अ सैंपल। अगर आप इन दोनों में डिफरेंस चेक करें तो ऑटोमेटिकली जितने swirls इस बोनेट में नजर आ रहे हैं वो छुप गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पीपीएफ के ये एक मैजिक है कि वो ऑलरेडी स्क्रैचेस और swirls को छुपा देता है। लेकिन अब ये स्टील ब्रास वायर ब्रश है, ये बड़ा हार्ड है, ये एक बार पेंट भी करें तो परमानेंट डैमेज है। तो अभी हम इस पीपीएफ पे स्क्रैच लगाएंगे एंड देन वील हील इट। इसको फिर गर्म पानी पी के हीलिंग दिखाएंगे। तो ये आप लोग अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रैचेस डाले जा रहे हैं पीपीएफ के ऊपर और अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये सेल्फ हील करता है खुद को। और अगर ये हम स्क्रैचेस थोड़ा करीब से दिखा सकें आपको तो ये अच्छे खासे स्क्रैचेस इसके ऊपर पड़ चुके हैं। अच्छा, ये गर्म पानी डालेंगे? हाँ जी, गर्म पानी डालेंगे। एक्चुअली धूप में खड़ी हो, इंजन चले, गर्म पानी फेंकें, हीट गन से करें, हेयर ड्रायर से कर लें, इट्स अ हीट गन एज वेल, तो उन चीज़ों से एक्चुअली हीलिंग हो जाती है। और स्क्रैचेस गायब हो गए हैं। अब आप देख रहे हैं ये मोस्टली गायब हो चुके हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है इन फिल्म्स का कि जैसे अगर आप स्क्रैचेस पड़े हैं, कोई चाबी मारे कि गाड़ी हल्की फुल्की टच हो जाती हैं, रगड़ जाती हैं, तो उन चीज़ों से निजात हो जाती है। आप देखें अब ये शीट उतार रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं हो रहा, नीचे केयरफुली निकाल रहे हैं, कुछ नहीं होता पेंट को। लेकिन बिल्कुल ड्राई है। अब आप डिफरेंस देख रहे हैं, पेंट वैसे का वैसा है जैसे था, अनट्रीटेड, इसलिए कलर करेक्शन की जाती है। तो नाज़रीन अब हम आपको दिखाएंगे कि शीट में अगर हम फोर्सफुली कोई स्क्रैच लगाने की कोशिश करते हैं तो ये किस हद तक रेजिस्ट कर सकती है। कि दिस इज अ की, राइट? ठीक है, लोग चाबी मार जाते हैं, डैमेज हो जाएगी पीपीएफ, पेंट आपका इंटैक्ट है, बिल्कुल क्लियर है। आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस टाइम हमारे नाजरीन के दिमाग में है वो ये है कि इस पूरे प्रोसेस की कीमत क्या होती है। ये जो रेड पोर्शे हो रही है इस पे द मोस्ट एक्सपेंसिव पीपीएफ 10 मिल थिक है। इस प्रोजेक्ट की प्राइस है समवेयर अराउंड 400,000। हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं जो 100,000 प्लस से स्टार्ट होती हैं एंड देन दे गो ऑल द वे अप टू जो टॉप टियर है 400,000 का। थैंक यू सो मच मोइन, मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। तो अगर आप अपनी गाड़ियों की ओरिजिनल पेंट को लंबे अरसे तक के लिए महफूज करना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन है पीपीएफ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक और बात करेंगे कुछ फीफा वर्ल्ड कप 2022 के हवाले से जो कि कतर में जारी है, जहां पे मोरक्को की टीम ने जबरदस्त किस्म का रॉक कर दिया, ये कहना चाहिए। फुटबॉल टीम ने तारीख रकम की है मोरक्को की और स्पेन को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना रही है। प्रोग्राम के शुरू में भी हमने बात की थी, रात को ये इंटरेस्टिंग कम थ्रिलिंग मैच हुआ जिसमें मोरक्को और स्पेन आपस में एक दूसरे के आमने सामने थे और मुकर्रर वक्त के अंदर उसके साथ साथ इजाफी वक्त में भी दोनों टीम्स कोई गोल ना कर सकी, जिसके बाद फैसला पेनल्टी शूट्स पर हुआ और मराकेश के जो गोलकीपर हैं उन्होंने मुसलसल 3 पेनल्टीज रोक कर अपनी टीम को हीरो बनने के बाद पहुंचा दिया क्वार्टर फाइनल्स के अंदर और इस तरह मोरक्को वो पहली टीम हो गई है इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जो कि फीफा वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल खेलेगी। और दूसरी जानिब पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड का मैच था, उसमें पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को आउट क्लास कर दिया। लग रहा था बिल्कुल एक बिगिनर्स का मैच हो रहा है, 6 के मुकाबले में 1 गोल सेव कर सकी टीम और इस तरीके से पुर्तगाल ने भी स्विट्जरलैंड को हरा कर क्वालिफाई कर लिया फॉर द नेक्स्ट। सो देखते हैं कि अब सूरत हाल क्या बनती है और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ रायज़लान मौजूद है। रायज़लान आपको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। फीफा का जो वर्ल्ड कप है, ऑब्वियसली ये फीफा वर्ल्ड कप बहुत इंटरेस्टिंग फेज में अब दाखिल हो गया है। स्टार्ट से हम देख रहे थे बड़ा थ्रिलिंग, एक्साइटिंग और बहुत सारी छोटी टीम्स ने अपसेट किया। अब उसके बाद मजीद कल के मैचेस के ऊपर जरूर आपसे जानना चाहेंगे। कल मोरक्को ने जीता और बड़े शानदार अंदाज में जीता, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, जो वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप ये वाला चल रहा है ना, इट इज अ वर्ल्ड कप ऑफ मेनी फर्स्ट। सो कल उसी में से एक हमें देखने को मिला कि मोरक्को ने स्पेन को इस तरीके से हराया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्पेन की टीम जिसने अपना स्टार्ट इस वर्ल्ड कप में 7-1 से लिया था अगेंस्ट कोस्टा रिका और बड़ी जबरदस्त तरीके से खेलती भी आ रही थी और दे वर कंटेंडर्स एज वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द टूर्नामेंट। लेकिन अशरफ हकीमी ने जो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादा किया था कि हम एक और सरप्राइज दे सकते हैं, तो वो सरप्राइज उन्होंने कल दे दिया और वही एक हीरो बने उस वक्त जब उन्होंने पेनल्टी शूट आउट में गोल करके अपनी टीम को जिताया। बट यहाँ पर अशरफ हकीमी से ज्यादा अगर कोई बड़ा हीरो है तो वो उनके गोलकीपर यासीन है कि जिन्होंने मतलब वो एक दीवार ही समझ लें बने हुए थे उनके सामने। दोनों टीमें 120 मिनट तक कोई गोल ही नहीं कर सकी। आपकी आवाज में थोड़ा सा लैग है, थोड़ा सा शायद माइक का कोई प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा फिक्स कीजिएगा और दोबारा प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा।
अभी ठीक है? जी जी, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, मैं कह ही रहा था कि दोनों टीमों की तरफ से हमें बेहतरीन गेम खेल देखने को मिली जब 120 मिनट तक दोनों टीमों ही कोई गोल नहीं कर सकी। तो ऐसी सूरत में दोनों टीमों के गोलकीपर्स और दोनों टीमों का डिफेंस जो है वो मतलब काबिल सताइश था। लेकिन पेनल्टी शूटआउट्स पे जब भी मुकाबला जाता है तो वो देखने में आसान लगता है, लेकिन वहां पे मामला आपकी टेक्निक, आपकी गेम से ज्यादा असाब का आ जाता है। वो वहां पे जो अपने नर्व्स लूज करता है वो हार जाता है। आई थिंक वहां पे जो है वो मोरक्को की टीम ने साबित किया कि दे वर अ बेटर साइड एट दैट टाइम और वो जीत गए। और यहाँ पे मैं दोबारा बताना चलूंगा कि उनके स्पेन के कोच का कहना था कि हम 1000 पेनल्टी शूटआउट्स की तैयारी करके आए। मतलब अगर 1000 पेनल्टी शूटआउट्स की तैयारी के बाद अगर उनसे एक भी बॉल नेट पे नहीं लगी तो पता नहीं वो कौन सी तैयारी करते रहे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो दूसरा मैच हुआ कल पुर्तगाल स्विट्जरलैंड का, इसमें भी पुर्तगाल ऑब्वियसली बहुत फेवरेट टीम है बहुत सारे लोगों की, आउटक्लास किया स्विट्जरलैंड को इस मैच के हवाले से भी। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्विट्जरलैंड ये मैच जीतेगा। पुर्तगाल से इस किस्म के मैच की एक्सपेक्टेशन उस तरह से नहीं थी। एक तो वो जो एक एपिसोड चल रहा था पुर्तगाल के कोच का विद स्टार प्लेयर रोनाल्डो, जो उनकी आपस की चपकुलिस चल रही थी, और उसके बाद हमें ये भी देखने को मिला कि इतने बड़े मैच से पहले कोच ने अपने सबसे बड़े खिलाड़ी को बेंच पे बिठाकर ये चीज साबित की कि कोई भी टीम से बड़ा नहीं है। एंड उसका रिजल्ट उनको इस तरीके से मिला कि वो जो नया लड़का उन्होंने रामोस खिलाया उसने हैट्रिक कर दी। मतलब इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक है पुर्तगाल की तरफ से किसी भी खिलाड़ी की। वो लड़का मेरा 90 मिनट से भी कम खेला है और उसके 3 गोल्स हैं किसी भी नॉकआउट स्टेज में पुर्तगाल के लिए, जबकि रोनाल्डो जो कि इतना बड़ा खिलाड़ी लेकिन उसका आज तक नॉकआउट स्टेज में वर्ल्ड कप में कोई गोल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो लाइमलाइट थी वो उसने हॉक की। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, बट रोनाल्डो के पास लाइमलाइट थी। कौमी तराना के फौरन बाद सारे कैमरामैन और सारे जो फोटोग्राफर्स थे वो रोनाल्डो के सराहने आए हुए थे, उसकी तस्वीरें खींच रहे थे। और जब वो पिच पे आया एज ए सब्स्टिट्यूट तो एक रॉक स्टार जैसा उसको वेलकम मिला। एंड आई थिंक वो बड़ी पब्लिक डिमांड पे बुलाया गया था, कुछ लोकल्स उसके लिए कह रहे थे कि उसको फील्ड पे लाओ, उसको फील्ड पे लाओ। तो बस बहुत सारे लोग रोनाल्डो को इन्हें फ्लैश देखने के लिए वहां पे आए हुए थे। ठीक है, स्कोर किया उन्होंने लेकिन ऑफ साइड हुआ। और आपने कहा कि लाइमलाइट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, खास तौर पे ऐसे प्लेयर्स को जिन्होंने ऊपर आना हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये 2-3 दो ही मेनली बड़े पिलर्स फुटबॉल के अंदर मौजूद है, मेसी एंड रोनाल्डो, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर एनी अदर प्लेयर टू कैप्चर दैट लाइमलाइट। मजमूई तौर पर जिस तरह की फुटबॉल खेली जा रही है, खास तौर पे जो डार्क हॉर्सेज हैं, हम मोरक्को की बात करें तो मोरक्को ने अमेज कर दिया पूरी दुनिया को। खास तौर पे मैं तो बीइंग अ व्यूअर अगर बात करूं, और रात को वो लोग जो कि फुटबॉल को समझते हैं, मैं उनको भी जब देख रहा था तो दे वर क्वाइट सरप्राइज्ड इन द काइंड ऑफ गेम दे डिड। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जो बड़ी टीम्स हैं, इनको इन डार्क हॉर्सेस के खिलाफ जो अपनी स्ट्रैटेजी है इस पे भी काम करना होगा, इसको भी तब्दील करना पड़ेगा, कोई रिस्क नहीं लेना पड़ेगा? देखिए, डार्क हॉर्सेस के चीज के लिए एडवांटेज में जो चीज जाती है वो ये जाती है कि उनके मुतालिक अक्सर नहीं पता होता, खिलाड़ियों के मुतालिक नहीं पता होता, उनके गेम के तरीकेकार का नहीं पता होता। तो ये चीज उनके एडवांटेज में जाती है। जब बड़ी टीमें होता ये है ना कि आप पर्चे की तैयारी एक मुश्किल सवाल करके आते हैं, छोटा छोड़ के आते हैं कि यार ये कहाँ से आएगा, और वो पर्चे में वो वाला सवाल आ जाता है। तो इस वर्ल्ड कप में अक्सर बड़ी टीमों के पर्चे में जो है ना मुश्किल सवाल एक छोटी टीम। लेकिन अजलान, मोरक्को तो पहले भी अपसेट करती आ रही है मुसलसल, तो क्या स्पेन का होमवर्क नहीं था या कॉन्फिडेंस ज्यादा था कि बड़े मैच का अपना प्रेशर है, टीम भी छोटी है, हमारा एक्सपीरियंस भी अच्छा है, हमारी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, तो हम बेहतर ही करेंगे? कहीं कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस मार गया, या फिर नहीं, ऑन ग्राउंड वो दिन अच्छा था, मोरक्को की टीम ने कल खेला अच्छा, इस वजह से वो निकले? आई थिंक देखिए, पेनल्टी शूटआउट पे जब कोई टीम हारती है तो उसका मतलब ये है कि दोनों टीमों ने बहुत जान मारी। 120 मिनट तक, जैसे मैंने कहा, कि दोनों टीमें आपस में शदीद तरीके से गुत्थम गुत्थाती हैं, कोई गोल ना करने का मौका दे रहा था और ना कोई गोल हो रहा था। जब मामला पेनल्टी शूटआउट्स पे आया तो वहां पे एक साइकोलॉजिकल एज था, ले गई मोरक्को। आई थिंक स्पेन के दिमाग में अभी भी यूरो 2020 ही चल रहा होगा, जहां पे इटली से वो पेनल्टी शूटआउट्स पे हारे थे। तो प्रोबेबली वो एक मामला होगा। मोरक्को की टीम 1986 के बाद पहला मौका था कि वो राउंड ऑफ 16 खेल रही थी। इससे पहले उनके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 7 में से 6 मैचेस में उनकी क्लीन शीट्स हैं, यानी उन्होंने गोल स्कोर नहीं होने दिया। तो वो उस तरह से अंडरडॉग नहीं है, मतलब अंडरडॉग इस लिहाज से तो है कि उनको कोई कंसीडर नहीं कर रहा था, लेकिन अगर आप उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस देखें तो वो एक डार्क हॉर्स बनती हुई हमें नजर आ रही थी, और वो उन्होंने कल वहां पे स्टेज भी किया उस मैच में। ठीक हो गया।
आप करने वाले कोई अच्छा, मैं इन पे जब क्वार्टर फाइनल्स 9 to 10 दिसंबर को जो होने वाले हैं उनके हवाले से जानना चाह रही थी। ब्राज़ील और क्रोएशिया का मुकाबला है, अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स का है, देन 10th को मोरक्को और पुर्तगाल का है, 4th में इंग्लैंड और फ्रांस होंगी। इन चारों टीम्स में, इन सारी टीम्स में से आपको कौन सी टीम लग रही है कि बहुत पहले जगह बना पाएगी? आई थिंक ब्राजील एंड क्रोएशिया के मैच में मुझे ब्राजील जिस तरीके से मतलब एक वो तो जिस तरह से खेल रहे हैं कि उनको किसी चीज की परवाह ही नहीं है। एक मैच पहले वो क्वालिफाई कर गए थे राउंड ऑफ 16 में, फिर जिस तरह से राउंड ऑफ 16 में उन्होंने खेला, आई थिंक ब्राजील एंड क्रोएशिया के मैच में मुझे ब्राजील लगता है कि वो जीतेगा। अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स के मैच में मेरी हमदर्दियां ऑब्वियसली अर्जेंटीना के साथ होंगी, बीइंग अ मेसी फैन। पोर्टुगाल एंड मोरक्को विल बी एन इंटरेस्टिंग मैच टू वॉच। दोनों टीमें मतलब पोर्टुगाल जिस तरीके से हाई स्कोरिंग मैच और मोरक्को जिस तरीके से बड़ी रेजिलिएंट साइड बन के सामने आई है, वो एक इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। एंड इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस, मतलब दोनों मुल्कों की पुरानी एक राइवलरी भी है। मैं तो इस मैच से ज्यादा इस मैच से के इर्द गिर्द जो मीम्स बनने वाली हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि नेपोलियन भी आएगा, वाटरलू वॉर भी आएगी, सो मैं उसमें जरा ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बट आई वुड लाइक इंग्लैंड के वो जीतें, बिकॉज बहुत अरसे से हम सुनते आ रहे हैं इट्स कमिंग होम, तो इट्स अबाउट टाइम इट शुड कम होम। इट शुड कम होम। अच्छा, और चारों टीम्स बड़ी, जिसमें हम ब्राजील का जिक्र कर रहे हैं, अर्जेंटीना, पोर्टुगाल एंड फ्रांस, ये चार बड़ी टीम्स हैं जो कि इससे पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी फॉर द टाइटल, और चारों इस वक्त गेम के अंदर हैं। सो इंटरेस्ट इज देयर, गेम इज अलाइव, और बाकी टीम्स जिन्होंने कमाल किया है वो पहुंची हैं, वो तो हैं ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अजलान। और इस पे हम बात करते रहेंगे। आप एक स्पेशल सेगमेंट भी हम करते हैं फुटबॉल के हवाले से, शाम आप वो भी देख सकते हैं, उसमें भी हम आपको बताते हैं कि फीफा के अंदर हो क्या रहा है। सो इट वाज इंटरेस्टिंग गेम। देखते हैं अब डू एंड डाई है, जो जीतेगा वो आगे जाएगा, जो हारेगा वो पीछे जाएगा, और बेहतरीन इस वक्त जो टीम्स हैं वो बाकी रह गई। आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। ब्रेकिंग है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक्सप्रेसो टैलेंट से आपकी मुलाकात कराते हैं। जैसे कि अल सुबह हमारी कोशिश होती है कि एक ड्राई से वीक के अंदर कुछ म्यूजिक का तड़का लगता रहे, ताकि थोड़ा सा आपका दिन बेहतर हो जाए। उभरती हुई आवाज़ें, नए नए गुलकार और बहुत अच्छा गाने वाले हमारे शो का हिस्सा होते हैं। आज हमने जिया को इन्वाइट किया। जिया नोमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इनको सुनते हैं, जानते हैं, बहुत ज़बरदस्त गाती हैं। शी सच अ यंग सिंगर और कमाल गाती हैं, इनका यही तारुफ है। अभी इनका रिसेंटली एक ट्रैक रिलीज हुआ है जो कि पश्तो ट्रैक है। शी इज़ नॉट अ पख्तून बट पश्तो गाना है जिया का, और हाँ पख्तून बहुत ज़बरदस्त पश्तो गाना गा दिया, पता नहीं कैसे। खैर ये सारी बातें हम जिया से करेंगे। शी इज़ जॉइनिंग अस ऑल द वे लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद। आपको खुश आमदीद कहेंगे। जिया, कैसी आप? थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत वेलकम करने के लिए और इतने अच्छे तारुफ के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जिया, सबसे पहले तो अपने इस म्यूजिकल जर्नी को शेयर करें। आपने कब स्टार्ट किया? और बहुत तारीफ़ें सुनी हमने आपकी कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, सोशल मीडिया पे भी खासी पॉपुलर हैं आप आजकल। नया गाना भी आया, और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो भी इमरान ने बताई कि आपने पश्तो में गाया है, दो कि आप पश्तो में ही है। सो टेल अस अबाउट योर जर्नी। My journey has been very amazing and still very unpredictable, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं सोचा था म्यूज़िक करने के बारे में। बचपन से डेफिनेटली शौक था, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम पे गाया, जैसे वो शौक की हद तक होता है, लेकिन क्योंकि फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं थी तो हमेशा यही लगा कि इसको प्रोफेशन नहीं बना सकूँगी। लेकिन आई वाज लकी इनफ कि मेरे जो इर्द गिर्द के लोग थे, जैसे मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड दे ऑलवेज यूज्ड टू प्रेज मी कि आप अच्छा गाती हैं एंड यू शुड सिंग। सो कुछ काम किया प्रोफेशनली भी, एक फिल्म के लिए गाया, कुछ ड्रामास के लिए गाया, कुछ थिएटर्स के लिए गाया। सो द जर्नी इज़ अमेजिंग माशाल्लाह। अभी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को पसंद आए और कुछ अच्छा करें। जैसे कि आपने अभी पश्तो गाने के बारे में बोला, इट वाज डेफिनेटली वेरी समथिंग वेरी रिस्क टेकिंग, क्योंकि एक ऐसी लैंग्वेज जो बिल्कुल मेरे लिए एक एलियन लैंग्वेज है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज लोग आपको जज करते हैं। पता है ना, पठान फौरन माइंड करते हैं, अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो वो फौरन करेक्ट करते हैं। जैसे कल मैंने सोशल पे एक पिक्चर पोस्ट की, उसमें पश्तो आपके गाने को मैंने टैग लिखा तो फौरन किसी ने आके करेक्ट किया कि ये दे नहीं है, दी है, तो दे माइंड इट। एग्जैक्टली एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो पश्तो गाने का फीडबैक है, मुझे उसमें किसी भी और चीज़ की खुशी से ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है कि लोग मेरे प्रोनाउंसिएशन को इस कदर प्रेज कर रहे हैं कि किसी बिल्कुल पख्तून जो है, पख्तून ओरिजिनली, उसका भी ऐसा नहीं है जैसे आपने गाया। हमारी तो आप गलत भी गाती हैं, तो जी हमें यही लगता है सही गा रही हैं, हमें कौन सा समझ आती है। लेकिन थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए प्रोडक्शन के तौर पे इसी के जो आपका नया गाना है पश्तो का, अगर आप एक दो लाइंस गा दें और फिर कुछ और भी सुनेंगे आपसे हम। ज़रूर।
एक्चुअली ये गाना जो है इसका थोड़ा सा मैं मतलब बता दूं, आंखों के ऊपर है, खुमारी आंखों के ऊपर, खूबसूरत आंखों के ऊपर है। जैसे वैसे पठानों के अंदर होता है ना कि खूबसूरत आंखें, सो इसकी लाइन से मॉर्निंग कुछ शो होस्ट की आंखों में सुबह सुबह आई होती है, हम जाके आ जाते हैं, खुमारी होती है, असल में नींद होती है। जी जी आप आई होती है बिल्कुल। लगे पर तोर कमरा छोतला सख्वार दी, जाना नस्तर के में खुमार दी। लगे पर तोर कमरा छोतला सख्वार दी, जाना नस्तर के में खुमार दी, ओ जाना नस्तर के में खुमार दी। ओहो वाह, इसका मतलब क्या है बाय द वे? हाँ मतलब बता दे, हमें समझ नहीं आया। इसका मतलब है कि मेरी आंखों में खुमार है और मेरी आंखें नशीली हैं। एक्चुअली इट्स अ डुएट सॉन्ग जो कि मैंने शान खान के साथ किया। अच्छा। और शान खान माशाल्लाह बहुत अच्छा पश्तो करते हैं, उर्दू भी करते हैं। तो उसमें ये लड़का लड़की की एक तरह से बातें चल रही हैं। वो लड़का कहता है कि तुम्हारी आंखों में बहुत खुमार है तो तुम अपनी आंखों में काजल लगाओ, फिर लड़की कहती है मुझे शर्म आती है काजल लगाते हुए। सो इट्स समथिंग लाइक दैट। वेरी डीप। ठीक है जिया, अच्छा लगा भाई हमें सुन के। आपने अब अपनी जर्नी के हवाले से, जैसे कि अरमला ने शुरू में आपसे पूछा, अब आप क्या काम कर रहे हो आजकल, किस टाइप के प्रोजेक्ट कर रहे हो, किस टाइप का म्यूजिक आप करना चाहते हो और कर रहे हो अदर देन दिस सॉन्ग? जी आपको आवाज आ रही है हमारी? आई थिंक वी हैव लॉस्ट द जी कनेक्शन। आपको हमारी आवाज नहीं आ रही, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो आंखों में तो नहीं आई, माइक में आ गई है लेकिन स्टिल जी जिया की आवाज वैसे नो डाउट बहुत अच्छी है, यंग है, और आजकल तो मुझे लगता है सोशल मीडिया ने बड़ा अच्छा एक आपको दे दिया है फॉरम, जिस पे आप जाएं, अपना म्यूजिक जो भी टैलेंट है उसको एक्सप्रेस करें। टिकटॉक का बड़ा एहसान है, मैं आपको बताऊं, पहले लोग मोहताज होते थे ऑडिशंस के, और अब नेचुरली टिकटॉक से चीजें आती हैं। और आपने रिसेंटली वो एक खातून जिनका डांस वायरल हुआ, उसके बाद आपने देखा कि उनको कितना डिस्कस किया गया। आई मीन लोगों तक आपकी एक्सेस हो जाती है। अब काम आपका अच्छा है या बुरा है, बात कर लेते हैं। जी आपको आवाज आ रही है? जी हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा जिया, अब आपने हमें पश्तो में गाना सुनाया जो कि सुनने में बहुत अच्छा था, लेकिन हमें समझ तो नहीं आई, लेकिन हम चाहेंगे अब आप हमें उर्दू में कोई गाना सुना दे जो हमें समझ आए। बिल्कुल ठीक है। एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, पंजाबी गाना है, मैडम नूर जहाँ सिंस मेरी बहुत ही फेवरेट है। जब हम पाकिस्तान के लेजेंड्स की बात करते हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया, जिनको आज तक हम सुनते हैं, तो उनमें उनका नाम सर फहरिस्त है डेफिनेटली। उनका बहुत ही खूबसूरत गाना है मैं ते मेरा दिल पर जानी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। वाह वाह। मैं ते मेरा दिल पर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल पर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल पर जानी, शोख नजारे देड़ गवाही, मिलके टुर पे प्यार तेरा ही, जब तक साए तेरी कसमें, मैं नहीं सहनी पल दी जुदाई। अखियां ने खेड रचाई, कमली ते होश पुलाई, जुल्फा भी होया परेशान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल पर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी। वाह वाह, बहुत ही जबरदस्त भाई, ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा। मैडम के गाने को इतना सुबह सुबह हाथ डालना भी बड़ा मसला होता है। और ये बेईमान तो आप वैसे कह रही ना, अभी तो आप कह रही थी ठंडा है मौसम इस्लामाबाद में। वाज नाइस लिसनिंग टू यू। बाकी मौसम बहुत ठंडा है। नहीं बहुत ही जबरदस्त आपने गाया। अच्छा, अब जो बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, आप उनके हवाले से उनको आप कुछ भी कहना चाहो जिया मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, क्योंकि आपके नई ऑडियंस होती है जो आपको देख रही होती है। सो एनीथिंग यू लाइक टू से टू द पीपल हु वांट टू सिंग, स्पेशली द फीमेल सिंगर्स? बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग अभी मेरी वाली स्टेज पे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, सो कभी भी उस स्ट्रगल्स को करते हुए
इम्पेशेंट ना हो, ये सोचे मत कि क्या होगा आगे, कुछ हो नहीं रहा। अल्लाह ताला पे फेथ रखें, अपना हार्ड वर्क करते रहें, एंड यू नेवर नो कि कौन सी चीज़ ऑडियंस को क्लिक हो जाए। जैसे आपने कहा सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया का दौर जो है बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आप खुद अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट करके अपने आप को जो है दुनिया को दिखा सकते हैं। इफ़ यू हैव गुड टैलेंट तो लगे रहिए बस। क्या टैलेंट तो आपने देखो, कभी जिंदगी में आपने सोचा था कि आप इतने बड़े शो में हमारे साथ होंगी? बिल्कुल नहीं सोचा था, मैं तो इसके बाद सो नहीं सकूंगी। खुशी से नींद नहीं आएगी जिया को। अच्छा जिया, चूंकि अब हमें ब्रेक लेनी है और हम आपका शुक्रिया तो बहुत सारा अदा करेंगे और आपको बेस्ट ऑफ लक भी बोलेंगे कि आपका म्यूजिकल जर्नी बहुत अच्छा रहे और आप इसी तरह से तरक्की करते रहे। बहुत शुक्रिया। आप एंड पे हमें जाते जाते कुछ सुना देंगे आप? जी, एक गाना है मेरा जो आई वॉज लकी इनफ, जिसमें मैंने अहमद जहांजीब के साथ गाया। इट्स एक्चुअली एन OST जो कि अभी ड्रामा ऑन एयर है, दुश्मन उसका गाना है, टाइटल ट्रैक है। सो उसकी 2 लाइन्स आपको सुनाऊंगी। जब इश्क लगाता है एक नाराए रिंदाना, जब इश्क लगाता है एक नाराए रिंदाना, पानी से जले गिर के उड़ता हुआ रिंदाना, जब इश्क लगाता है। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल जिया, ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस जिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि दोबारा भी आपको जरूर हम कभी सुनने का मौका मिलेगा। एंड थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस। दिस इज जिया नोमान विद अस। न्यू वॉइस मे बी फॉर ऑल ऑफ यू, बट सच अ नाइस वॉइस। और आपने इनको सुना इन द वेरिएशन दैट शी हैज, दे आर अमेजिंग। ब्रेक लेनी है? बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे हम एक साइकिलिस्ट से जिनका नाम है आमिर शहजाद, जिन्होंने 39 डेज में साइकिल पर अफगानिस्तान का दौरा किया। उनका मकसद था मुल्क में जो माहौलियाती आलूदगी है इसको कम करने के लिए साइकिलिंग के फरोग और दुनिया भर में पाकिस्तान का पैगाम मोहब्बत पहुंचाने के लिए टूर करते रहते हैं। आमिर शहजाद जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में भी एक तालिब इल्म है और काश्तकार घराने से इनका ताल्लुक है। इनको ये आइडिया कैसे आया और साइकिलिंग के फरोग के लिए जिस तरह से इन्होंने ये प्लान किया टूर, अफगानिस्तान का दौरा किया, इसी हवाले से आमिर से बिल्कुल। आमिर, लोग गाड़ी पे अफगानिस्तान जाने से डरते हैं, आप साइकिल पे निकल गए। कैसे आप? ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। ये कैसे आइडिया आया भी आपके जहन में, साइकिल पकड़ी और अफगानिस्तान चले गए? बताइए। अच्छा, मुझे लिखने का शौक है और इसलिए मैं घूमता रहता हूँ। पहले मैंने नेशनल साइकिल टूर किया, यानी पाकिस्तान का चप्पा चप्पा देखा अपनी साइकिल पे। अच्छा। और इस टूर का यानी मकसद, 2 मकसद होते हैं मेरे। एक तो माहौल के हवाले से आगाही देना और दूसरा दुनिया को मोहब्बत, अमन, भाईचारे का पैगाम देना। तो पहले मैंने अपना मुल्क देखा, इसके बाद इंटरनेशनल टूर में अफगानिस्तान गया और इंशाल्लाह नेक्स्ट और दूसरे मुल्कों में भी जाऊंगा। यार जबरदस्त जबरदस्त। तो हमें तजर्बात बताएं जरा, जब आप निकले, बंदे के दिल जहन में 100 खदशात होते हैं, सवालात होते हैं और इतनी देर साइकिल चलाना चल रहा होता है, तो आप सोच क्या रहे थे और क्या आपकी सोच के मुताबिक रहा ये सफर या कुछ सरप्राइजिंग था, मुश्किल था, आसान था? थोड़ा बताइए। जब मैंने सफर शुरू किया था तो मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि लोग इतनी ज्यादा मोहब्बत देंगे। मैं तो अपने वो जो मेरा मिशन था उसके हवाले से निकला था, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ, लोगों ने बहुत मोहब्बत दी। और खासकर जब मैं अफगानिस्तान गया हूँ तो बहुत मजा आया। लोग, आम आदमी ने बहुत मोहब्बत दी। वहाँ की जो हुकूमत है, अभी नई हुकूमत आई है, कुछ चीजें हो जाती हैं बाज़ औक़ात, यानी क्योंकि मैं पहला साइकिलिस्ट हूँ जो वहाँ पे गया हूँ, तो थोड़ी उनको तहकीकात करनी पड़ती थी, लेकिन बहुत मजा आया। सही। तो इससे पहले भी आप कहीं आमिर ट्रेवल कर चुके हैं, साइकिल पर कहीं जा चुके हैं, किसी और मुल्क का दौरा किया है आपने? नहीं, मैं इंटरनेशनल पहले अफगानिस्तान ही गया हूँ और इसके बाद मेरा ईरान, चंद दिन बाद ईरान का टूर है। अच्छा, वाह यार, स्टेमिना बड़ा चाहिए होता है आमिर। तो क्या नेचुरली, मतलब क्योंकि आप एक जमींदार घराने से हैं और किसान घराने से हैं, तो एक वैसे ही हम थोड़ा स्टेमिना होता ही है, लेकिन क्या इसके लिए कोई प्रैक्टिस भी की थी आपने पहले बाकायदा? अच्छा, मेरा ताल्लुक देहात से है, काश्तकारी हमारा इधर सोर्स ऑफ इनकम है,
तो ये एक चीज थी कि हमारी जो मट्टी है वो बड़ी मजबूत है। तो दूसरा ये है कि मैंने नेशनल साइकिल जब टूर किया था तो उसमें मेरी काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, स्टेमिना बन चुका है, और मैं पाकिस्तान में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ कश्मीर में बना चुका हूँ। तो 16,000 फीट तक मैं पहुंच चुका हूँ। 16,000 फीट? पहला साइकिलिस्ट हूँ जो 16,000 फीट हाइट पे है। अच्छा, तो यार ये तो बड़ी, तो फिर आप ये तो अगर आपका माशाल्लाह अभी आप यंग भी हैं, साइकिल चलाने का स्टेमिना भी इतना है, तो फिर आप कोई टूर डी शी वगैरह जाइए फ्रांस वगैरह में कहीं पे, कोई ऐसा इंटरनेशनल किसी मुकाबले में है प्लान जाने का, वहां पे साइकिलिंग करने का? अच्छा, ये जो मेरा टूर होता है इसका चूंकि मकसद एक पैगाम होता है, मुकाबले में स्पोर्ट्स बोर्ड से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि जो आप साइकिलिंग करते हैं ये बहुत मुख्तलिफ है उससे, और इसलिए मेरी उनके साथ कुछ ज्यादा आगे वो मैं उनके साथ चल नहीं सका, और मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड साइकिल टूर कर रहा हूँ, यानी सब हिलाली परचम के साथ पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का मैंने प्रोग्राम बना लिया, और मैं ज़हनी तौर पे कम से कम पेट्रोल का तो आपको नहीं होगा ना कि पेट्रोल भी आराम से साइकिल पे जाएंगे। अच्छा, ये हम देख रहे थे आमिर, आपका वेलकम बड़ा शानदार तरीके से हुआ, ये बताएं जब वापस आए तो ये इतना शानदार इस्तकबाल किया, घर वाले गाँव वाले सब थे वहाँ पे? तालिबान ने भी किया इनका, देखा नहीं तस्वीरें? हाँ जी, तकरीबन हर तबके ने मुझे बहुत सराहा है, स्टूडेंट्स ने, उस्तादा ने, मेरे इलाके के लोगों ने बहुत मुझे मोहब्बत दी है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ पाकिस्तान में लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो अपने इलाके के लोग होते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं, जब वो आते हैं तो इंसान ज्यादा मोटिवेट होता है मेरे ख्याल से। तो चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर, एक तो आपसे मिल गया, हमें बहुत अच्छा लगा यार, एक मुख्तलिफ किस्म का मौजू कम अज़ कम आपने हमें जिस पे हम बात कर सकें, पाकिस्तान का एक मुख्तलिफ चेहरा लोगों को दिखा सकें। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, बस जहाँ जहाँ जाइए हमें बताते रहिएगा जब भी, ताकि जब जब हमें मौका मिले हम आपसे बात करते रहें, आपके तजर्बात आपसे जानते रहे, और इसमें एक मशवरा भी है कि इन तजर्बात को किसी किताब की सूरत में लिखिए, डॉक्यूमेंट या फिल्म करें, ताकि लोगों को पता लगे कितना अच्छा आपका ये सफर आया। थैंक यू वेरी मच। आमिर शहजाद साइकिलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। वर्ल्ड टूर करें साइकिल के ऊपर, आप दफ्तर नहीं जा सकते साइकिल के ऊपर, लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपसे मुराद हम हैं यहाँ पे। अच्छा चीज, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जाते जाते हम आपको बताएंगे कराची में इंटरनेशनल जो बुक फेस्टिवल है उसका आगाज कल से होगा, और इस कुतुब मेले में 17 ममालिक के 40 इदारे शिरकत करेंगे, और पाकिस्तान के 136 मारूफ पब्लिशर स्टॉल्स भी लगाएंगे, और कराची में 8 दिसंबर से ये जो इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल है ये सजाया जाएगा। इस कुतुब मेले में मुल्की और गैर मुल्की इदारे शिरकत करेंगे, और इसके हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पब्लिशर और बुक सेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जो हैं अजीज खालिद साहब, उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल बुक फेयर में 17 ममालिक के 40 इदारे जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कराची तो बाजी लेके जा रहा है, अभी उर्दू कॉन्फ्रेंस कराई, अब इतना बड़ा बुक फेस्टिवल हो रहा है, सब शहरों में होने चाहिए, सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तक महदूद नहीं होना चाहिए, छोटे शहरों में, आई मीन जो इनसे छोटे शहर हैं, मुल्तान है, फैसलाबाद है, पेशावर है, वहाँ पे भी होने चाहिए। खैर, पाकिस्तान के 136 मारूफ पब्लिशर्स हैं जो यहाँ पे स्टॉल्स लगाएंगे। कराची में रहने वालों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है ये जो बुक फेस्टिवल है। जो चेयरमैन है अजीज़ खालिद साहब, उन्होंने इस हवाले से आगाह भी किया है। इस मेले का मकसद जो वो बताते हैं, वो जो बुक रीडर्स हैं, जो शौकीन अफराद हैं, उनकी रूह को तस्कीन पहुंचाना है। उनकी रूह को तस्कीन तो किताबें सूंघ के भी आती है, किताबों की खुशबू से भी आती है, और वो खुशबू, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। इसको कामयाब बनाइए। सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक जाएगा, और 4 लाख से ज़ायद अफराद इसमें शिरकत कर सकते हैं। तो तवक्को है जिसमें भारत, टर्की, तुर्किया, सिंगापुर, चीन, मलेशिया, बरतानिया और बाहर के दीगर मंदूबीन भी शामिल हैं। जबरदस्त चैलेंज जनाब, बुक फेस्टिवल है, आप जरूर जाएं, बुक लवर्स के लिए ट्रीट है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।